who is most beneficent, most merciful. In today's lecture, you people will learn about biography of Wordsworth, Poetics by Aristotle, and a full summary and analysis of Poetic, book by Aristotle. You people will learn about Republic by Plato and its summary. You people will learn what is criticism, and you are going to learn what is the summary of Jude the Obscure by Thomas Hardy, Victorian novelist. So all these things you people are going to learn in today's session. Let's start from Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है. विलियम वर्ड्सवर्थ जस्ट एक पोएट था, लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरिज जो इसका फ्रेंड था वो क्रिटिक भी था, वो फिलासफर भी था, वो पोएट भी था. 1798 में इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी, लिरिकल बैलेट. लिरिकल बैलेट जो है वो एक रिएक्शन था. किसका रिएक्शन था? वो एक रिएक्शन था क्लासिकल एज के खिलाफ. क्लासिकल एज मानती थी लॉजिक, रीजन, ऑब्जेक्टिविटी, और उन्होंने आर्ट को, स्पेशली लिटरेचर को कैद किया हुआ था, मतलब दायरे लगाए हुए थे. सो देयर वर अ लॉट ऑफ shackles and problems to write poetry. You need to write poetry in a heroic couplet, and to create rhythm and then heroic couplet, arrange poetry in a certain order, it is quite different. It's quite difficult for the poet to write down poetry. So they have laid down certain rules and regulation by following the classical writers. So they created their fake classical age. उन्होंने एक अपनी क्लासिकल एज क्रिएट की हुई थी, और उस एज में वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक पोइट्री कर रहे थे, और लोगों को स्टायर और लोगों के मैनर्स, स्टायर और इन चीज़ों पे ऊपर लिख रहे थे. जैसे कि हमने पॉप को पढ़ा, हमने जॉनसन को पढ़ा, हमने ड्राइडन को पढ़ा. सो ये सारे पोइट्स जो थे ये क्या कर रहे थे? दे वर राइटिंग ऑन द ह्यूमन बीइंग, दे वर क्रिटिसाइजिंग, इवन दे वर क्रिटिसाइजिंग सर्टन पीपल डोंट नो देम. So all these things put together creating problem for the common reader, for people, for poets, for critics and for writers. यानी ये सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशन जो लेट डाउन की हुई हैं सर्टन, these are creating problem for the writer, for the reader, for philosophers, for critics. They are going to study them. तो ये सारी चीज़ें एक तो प्रॉब्लम क्रिएट करती, एक कॉमन पर्सन उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था. हीरो कॉपलेट जो है उसमें बांधा हुआ था पोइट्री को, और उसके अंदर ही वो लिखते थे. देयर आर प्रिटी आइज रोल्स, चार्म स्ट्राइक द साइट, मैरिट विन द सोल, सेड बाय अलेक्जेंडर पोप. अलेक्जेंडर पोप मैनर पे, सोसाइटी पे, सर्टन स्ट्रेटा जो है सोसाइटी का, सिलेक्टेड स्ट्रेटा के ऊपर लिखते थे. Not for the common people, not common people, for duke, baron, lords, queens, princes, beauty, models. इस तरह के जो लोग थे, हर सोसाइटी को वो टच करता था. कॉमन लोगों से उसे कोई सरोकार नहीं था. लेकिन पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, they rose the banner of revolt. They say, overall, for what we are writing poetry? Do we write poetry for ourselves, or write for the people? Mostly people, they are common. So why don't we write poetry in the common people, so common people may understand? They included like supernatural elements, they include medieval age, they include people like common people, rustic people, common diction, common language, common people, nature, romanticism, like these things they infuse and put together and produce poetry. And very first book they wrote, lyrical ballads. और इन्होंने पहली बुक लिरिकल बैलेट जैसे ही लिखी दोनों फ्रेंड्स ने, तो रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई.
रोमांटिक एज की अब क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि ये सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिविटी से पोइट्री को किधर लेकर आए, सब्जेक्टिविटी की तरफ। कॉमन पीपल, उनको इन्फ्यूज किया। रस्टिक लाइफ, रस्टिक और पेस्टोरल लाइफ जिसमें विलेज के सीन हो, ये इन्होंने इंक्लूड की। जैसे टिंटन एब्बी है, उसका वर्क, द कुकू है, डैफोडिल्स हैं, लूसी है। तो इस तरह का जो उसका प्रल्यूड है, जिसमें उसने अपनी पूरी लाइफ जो है प्रल्यूड के अंदर, हमने उसकी एक बुक जो है उसको थोड़ा सा स्टडी किया था, तो उसका लेक्चर भी अपलोड किया है मैंने। तो इस तरह की चीज़ों को इसने टच किया। कॉमन पीपल, कॉमन लाइफ, पेस्टोरल लाइफ, नेचुरल सीन, स्ट्रीम्स, कुकूज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड रोमांटिक एलिमेंट्स, सब्जेक्टिविटी नॉट ऑब्जेक्टिविटी। पोएट्स क्या लिख रहे हैं रोमांटिक एज में? सब्जेक्टिविटी पे। आपकी हार्ट, पैशन, फीलिंग, इमोशन, इमेजिनेशन जहां जहां जाएगी पोएट लिखेगा। पोएट लिखेगा इमेजिनेशन पे, पोएट लिखेगा इमोशन पे, पोएट लिखेगा फीलिंग के ऊपर। और ये जिस जहां जहां लेकर जाएंगी पोएट को, पोएट वहां उन चीज़ों को डिस्कस करता जाएगा। पोएट लिखेगा फीलिंग्स को, पोएट लिखेगा इमोशन को, पोएट लिखेगा पैशंस को जो इंसान के अंदर हैं। और ये सारे सब्जेक्टिविटी को शो करते हैं। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिविटी। अब पोइट्री जो है रोमांटिक एज में कहाँ से आई है? ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की तरफ आ गई है। जो शैकल्स और बाउंड्रीज जो हैं वो ले डाउन की थी क्लासिकल पोइट्स ने, न्यू क्लासिकल पोइट ने उनको तोड़ दिया, और लिरिकल बैलड ने रोमांटिक एज की बुनियाद रखी। और ये लिखा किसने था? विलियम वर्ड्सवर्थ और उसका फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। आज हम इसकी लाइफ को डिस्कस करेंगे। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलड लिखते हैं 1798 में। विलियम वर्ड्सवर्थ आल्सो शोड एफिनिटी फॉर द नेचर। और एक और बात याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ का यह मानना है कि नेचर इज हैविंग लिविंग सोल इन इट। जो शख्स नेचर के करीब रहेगा, नेचर उसको कभी धोखा नहीं देगी। नेचर, हर ऑब्जेक्ट जो है, नेचर जो है अपने अंदर एक सोल रखती है, और उसके अंदर लिविंग सोल ऐसे ही मौजूद है जैसे दूसरे लोगों के, इंसानों के अंदर मौजूद हैं। सेम लाइक लिविंग सोल। इसी तरह वो अपनी बुक प्रल्यूड के अंदर बताता है कि वो छोटा सा बच्चा था और वो बैथिंग करता था नेचर के साथ। वो बड़ा इंटीमेट रिलेशन था नेचर के साथ, और उसने नेचर को बड़ा एंजॉय किया। उसने एक दफ़ा, वो बहुत छोटा था, तो बेबी बर्ड्स को उसने स्टील करने की कोशिश की। ऊपर देखता है कि एक दरख्त के ऊपर, वर्ड्सवर्थ कहता है कि दो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, उनकी मदर वहाँ पे मौजूद नहीं थी। हमने, वो कहता है कि दो बर्ड्स को उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि कोई हमारा बिटरली हमारा ताकुब करता है और उस चीज़ से नाराज़ होता है जो एक्शन हमने किया। हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। सिंस birds are the part of nature and nature does not like, it has a living soul, it chased me, it followed me, and ultimately we just put it where we took and then run away. हमने उन बेबी बर्ड्स को वैसे ही रखा और फिर हम दौड़ गए। वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो छोटा सा बच्चा था और उसने देखा एक झील के किनारे पर बहुत खूबसूरत एक कश्ती मौजूद थी, बोट मौजूद थी। वर्ड्सवर्थ को पसंद आई, पोएट को पसंद आई। पोएट उसको अनहुक करता है और उसको खोलता है और चोरी करने की कोशिश करता है, स्टील करने की कोशिश करता है। उससे ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी उसका पीछा कर रही है। ही सेज दैट नेचर इज हैविंग लिविंग सोल इन इट। उसने उस नेचर को कहा कि नेचर क्या है? हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है, और ये इंसान को गाइडर है। नेचर इंसान को हील करती है, सूथ करती है, कंफर्ट करती है और गाइड करती है। जो नेचर के करीब रहता है, नेचर उसको कभी धोखा नहीं देती, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। अब एक और भी सुन लीजिए नेचर की तारीफ। नेचर के बारे में थॉमस हार्डी,
नेचर के बारे में दीगर पोइट फिलिप लार्कन, नेचर के बारे में टेड ह्यूज, नेचर के बारे में दीगर जो पोइट्स हैं, बहुत सारे जो पोइट्स हैं, W.H. ऑर्डन्स और इस तरह के, T.S. एलियट, हर पोइट का डिफरेंट व्यू है। फॉर एग्जांपल टेड ह्यूज कहता है नेचर अगर हीलर, सूथर, कंफर्टर है तो साथ डिस्ट्रक्टिव भी है। कौन कहता है कि नेचर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव है? अब ये दोनों वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज सफर करते हैं जर्मनी का और फ्रांस का। फ्रांस में एक फ्रेंच लेडी से मोहब्बत हो जाती है, उससे एक बेटी भी थी, और वहाँ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है तो इसे अल्टीमेटली छोड़ के आना पड़ता है। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये बड़े सपोर्टर थे, तो ये वहाँ से छोड़ कर आता है। वो जो लेडी होती है उसको वहाँ छोड़ आता है, लेकिन उससे एक बेटी थी, उसे सपोर्ट करता रहा। सिस्टर डॉर्थी के साथ ये उसे मिलने भी गया अपनी बेटी को। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि नेचर हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है, गाइड करती है और डायरेक्ट करती है, टीच करती है। जो नेचर के पास रहता है वो उसको पोइट्री देती है, उसको इंस्पायर करती है, गाइड करती है, टीच करती है, न्यू पोइट्री देती है। लेकिन जैसे ही सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि ओपियम और ड्रग एडिक्ट था, और वो अपनी पोइट्री, मोस्टली पोइट्री जो है उसकी फ्रेगमेंट में मिलती है, पार्ट्स में मिलती है। जैसे कि कुबला खान, उसने जब उसने ओपियम का नशा किया था, ड्रग्स ली थी, तो वो सोया हुआ था, तो नींद में उसने उसको इमेजिन किया कुबला खान को। वो बुक पढ़ रहा था कोई, तो उसने जैसे इमेजिनेशन उसका आया, उसने उसको हूबहू वैसे लिख दिया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे जगा दिया। अगर ना जगाता तो वो कंप्लीट पोइट्री लिख देता। सैमुअल टेलर के बारे में कहा जाता है कि अगर वो ड्रग्स एडिक्ट ना होता और एक चीज़ को कांस्टेंट और रेजोल्यूट होके एक चीज़ पे पक्का रहता, तो वो बहुत बड़ा पोएट बन सकता था। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थी। लेकिन वो उसकी ग्रोथ इस तरह हुई, एक तो वो ड्रग एडिक्ट था, थोड़ा सा फ्रिवोलस भी था, साथ हमने देखा कि वो अपनी जो उसकी वाइफ होती है सारा, उसको भी वो छोड़ देता है। सारा हचनसन जो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर इन लॉ होती है, उसका लवर बन जाता है, उसके लिए पोइट्री भी लिखता है, डिजेक्शन एंड ओड। तो इस तरह हमने देखा कि वो एक रेजोल्यूट इंसान नहीं था, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उसका वर्क हो, चाहे उसका पोइटिकल जो वर्क है उसमें, चाहे जो उसका कैरियर है उसमें, चाहे वो उसकी राइटिंग है उसमें, चाहे वो उसके आइडियाज़ हैं उसमें भी वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदलता रहता है। इट मीन वो ग्रो करता रहता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज जब इससे मिला तो ये दोनों एक दूसरे से बड़े इंस्पायर्ड हुए, और वर्ड्सवर्थ की जो आइडियालॉजी थी या वर्ड्सवर्थ की फ़िलासफ़ी से वो मुतासर हुआ और नेचर को हीलर, कंफर्टर, सूथर ही मानता रहा। लेकिन जब उसने जर्मनी और फ्रांस का विज़िट किया, वहाँ वो फ़िलासफ़र से मिला। इन दोनों कंट्री में फ़िलासफ़र बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैंने आपको बहुत सारी इज़म जो हैं वो टीच की, जैसे सूररियलिज़म, डैडाइज़म, इमेजिज़म, सिंबलिज़म। पेंटिंग में मोस्टली ये मूवमेंट्स, ये इज़म आई थी। तो ये सारी एल्मोस्ट फ्रेंच और जर्मन मूवमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये वहाँ पे गया तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। वर्ड्सवर्थ वापस आ गया, लेकिन वो वहाँ स्टे किए रखा उसने, और वहाँ वो इन्फ्लुएंस होके वापस आया, और फिर उसके आइडियाज़ बदल चुके थे। वो कहता है कि नेचर सिर्फ हीलर, सूथर, कंफर्टर नहीं है। नेचर इज इनडिफरेंट व्हाट इज हैपनिंग टू यू। नेचर डज नॉट नथिंग टू डू विद व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या हो, क्या कर रहे हो, नेचर इज नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग। नेचर इनडिफरेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। व्हाट इज हैपनिंग टू यू। मन का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम खुद ही अच्छा होता है। उसने कहा, ओ लेडी, मन का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम खुद ही अच्छा लगता है। अब मैं नेचर के पास भी जा रहा हूँ, मून को देख रहा हूँ, चांद को देख रहा हूँ, खूबसूरती को देख रहा हूँ, नेचर मुझे इंस्पायर क्यों नहीं कर रही। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को वो क्रिटिसाइज करता है, जिसमें वो कहता है कि पोइट्री इज ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। उसको भी रिजेक्ट करता है और वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करता है, और ओ लेडी जो सारा हचनसन है उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी ब्यूटी को। तो आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के कुछ पहलू देखते हैं, और सैमुअल टेलर कॉलरिज को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। जॉन ड्राइडन के बाद जो पोएट लॉरेट बनते हैं
वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पता है कि ड्राइडन जो था वो जाना जाता है फर्स्ट पोएट लॉरेट, और उसकी एज मैंने ये लिखी हुई है, ये जॉन ड्राइडन। और ये 1843 को पोएट लॉरेट बनता है वर्ड्सवर्थ। इसकी सिस्टर है डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, और इसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ रही है, वर्क किया है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। किसकी? डॉर्थी की, सिस्टर डॉर्थी की, वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की। ये तीनों फ्रेंड बन गए थे। मैरी हचनसन वाइफ थी जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती रही, बहुत ज़्यादा हेल्प की वर्ड्सवर्थ की इसने भी, और वर्ड्सवर्थ की पहले फ्रेंड थी और बाद में यही उसकी वाइफ बनती है। अब वर्ड्सवर्थ की एक गर्लफ्रेंड भी थी। जब ये जर्मनी और फ्रांस का विज़िट करता है तो वहाँ पे इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, नाम है एनिट वैलन। एनिट वैलन एक फ्रेंच लेडी थी, ब्यूटीफुल थी। इसकी मोहब्बत में पड़ गए और वहाँ इससे शादी भी की, और इससे मतलब इससे एक बेटी भी थी जिसका नाम था डॉटर एन कैरोलेंस। ये इसकी डॉटर थी, और 1792 को ये उससे मिलने भी जाते हैं। वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि पोएट ऑफ नेचर है, पोएट ऑफ चिल्ड्रन है, चाइल्डहुड है, पोएट ऑफ नेचर है, और बताता है स्टेजेस बताता है नेचर की। नेचर जो है हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है, गाइड है, और ये उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ती नेचर, जो नेचर के करीब रहता है। किसी हद तक इसकी फ़िलासफ़ी ठीक थी, और ये फ़िलासफ़ी जो है लोगों को बड़ी पसंद आई जब इसने डिस्कस की। नेचर इज़ अ लिविंग सोल एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैज़ अ सोल। वो कहता है जो भी ऑब्जेक्ट है नेचर का उसके अंदर एक सोल है, जैसे ह्यूमन सोल है। ऑब्जेक्ट हैज़ अ सोल इन इट। नेचर के अंदर ऐसे ही लिविंग सोल है जैसे इंसानों के अंदर एक सोल है। तो कहता है नेचर भी अपनी सोल रखती है। उसको उसने कहा पैंथीज़म। ये कौन सा? ये एक मज़हब है पैंथीज़म, इसको कहते हैं पैंथीज़म का। हर चीज़ जो है उसके नज़दीक क्या है? वो गॉड है, वो सोल, अपनी सोल रखती है। इसको कहते हैं पैंथीज़म। अगर वो पूछ लें कि वर्ड्सवर्थ किसका कायल था, तो वो पैंथीज़म का कायल था। पैंथीज़म क्या होता है? वो कहता है कि हर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, या जितनी नेचर के अंदर जो भी चीज़ आती है, उसके अंदर ह्यूमन सोल, एक सोल होती है, उसकी एक अपनी सोल है। नेचर हैज़ सोल इन इट। तो इसको क्या कहते हैं? पैंथीज़म। उसके बाद लॉर्ड बैरन, पीबी शेली, जॉन कीट्स, इनका जो मानना था नेचर को वो डिफरेंट था। मैंने टेड ह्यूज़ का बताया, तो टेड ह्यूज़ जब डिस्कस करता है नेचर को, उसने बहुत, वो एनिमल, उसको कहा जाता है एनिमल पोएट है। टेड ह्यूज़ को क्या कहा जाता है? एनिमल पोएट्स। इवन कि उसने एक पोएम भी लिखी है पोइट्री के ऊपर। अगर किसी ने मुझसे मॉडर्न पोइट्री पढ़ी हो तो थॉट फॉक्स उसने लिखी है, टेड ह्यूज़ ने। टेड ह्यूज़ थॉट फॉक्स के अंदर डिस्कस करता है कि आइडिया इंसान को ऐसे ही आते हैं। उसने कैसी इमेजेस यूज़ की है, मेटाफर यूज़ किया किसका? एक एनिमल का। किसका? फॉक्स का। कहता है कि जैसे एक लोमड़ी जो है वो जंगल से अपनी नोज़ ऊपर करे, फिर आंखें ऊपर आएँ, फिर वो उसका पूरा चेहरा जो है, पूरी जो लोमड़ी है वो बाहर आ जाए। तो ये है, इसी तरह ह्यूमन आइडिया भी ऐसे ही पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं, पहले नोज़, फिर आइज़, फिर पूरा फेस। तो ये है थॉट फॉक्स। किसका? टेड ह्यूज़ का। टेड ह्यूज़ कहता है कि नेचर जो है अपने अंदर दो चीज़ें रखती है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। हो कैसे? अब देखिए, नेचर कहीं तो बड़ी मेहरबान है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे खुशहाली है,
कहीं पे नेचर जो है लोगों को तबाह बर्बाद कर रही है सैलाब की नेचर फॉर्म में, कहीं पे नेचर जो है लोगों को बड़ा एंजॉय करवा रही है। तो इट मीन नेचर इज़ वेरिड अकॉर्डिंग टू द प्लेस टू प्लेस एंड country to country. And nature is nothing to do with what you are feeling and what you are thinking and what you are blessed with, what you are getting and what you are not getting. It's indifferent. Whatever you have inside, that will come out. ओ भाई, आपके अंदर जो भरा हुआ वो बाहर आएगा। जो आपके अंदर है वही ज़माने को देंगे ना आप। अगर आपने ग्लास के अंदर मिल्क डाला हुआ तो आप मिल्क लोगों को देंगे। अगर ग्लास में अगर आपने कोई गलत चीज़ डाली हुई है, कोई शराब डाली तो शराब देंगे। अगर ग्लास में आपने जूस डाला तो जूस देंगे। अगर ग्लास में आपने जहर डाला हुआ तो लोगों को जहर पिलाए। वॉट एवर वी हैव इन साइड वी आर गिविंग आउट। ओ लेडी, व्हाट्स आवर इनर एनवायरमेंट, द सेम रिफ्लेक्शन वी सी इन द नेचर। हमारा इनर ही डिटरमिन करता है कि बाहर क्या है। तो उसने कहा, अब यहाँ पे फिलोसॉफिकल थाट देता है सैमुअल टेलर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है कि मुझे अब पोइट्री क्यों नहीं आ रही, नेचर इज नथिंग टू डू विद अस। तो वर्ड्सवर्थ का यह मानना था कि हमें नेचर की तरफ लौट जाना चाहिए। चूंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलिज्म का दौर था, मटीरियलिज्म का दौर था, और इंडस्ट्रियलिज्म और कैपिटलिस्ट जो हैं वो छाए हुए थे, कैपिटलिस्ट जो हैं वो छाए हुए थे, ठीक है। और कम्युनिज्म और बहुत सारी इज़्म आ चुकी थी और लोग जो थे वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। और इस तरह के जो नेचुरल पोएट थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें नेचर की, वी शुड गो बैक टू द नेचर, फिर ही हम हील कर सकते हैं अपने वाउंड्स को, जितना हमने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। बैक टू नेचर, हमें नेचर की तरफ लौट जाना चाहिए। एंड फाइंड रिफ्लेक्शन। हमने प्रीलूड की फर्स्ट बुक पढ़ी तो उसमें देखा हमने, वो कहता है कि लंदन की लाइफ तो बहुत एक कैद खाना था, एक प्रिजन थी मेरे लिए। मैंने अपने आप को कैद किया हुआ था। मैं कहता है नेचर की तरफ आके मैंने खुद को आज़ाद कर लिया। ओ व्हाट अ डिलाइट एंड व्हाट अ कूल ब्रीज। I imprison myself in the life of the London and now I am getting nature and there's a wind and natures and enjoying atmosphere of natures. Before that I was living just in a prison of London. London is a world of the materialistic people and capitalist people. Here I am enjoying freely, move where to want to go and just like a wanderer clouds. यहाँ क्लाउड आवारा बादल की तरह जहाँ जाऊँ जहाँ चाहूँ फिरूँ, एंजॉय करूँ, मूवमेंट करूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। ये वर्ड्सवर्थ कहता है प्रील्यूड में। वर्ड्सवर्थ ने एक प्ले भी लिखा था लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल लाइफ पे लिखा था तो ये इतना कामयाब नहीं हुआ। वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड भी लिखा और उसके अलावा इसने 1798 में इन लोगों ने मिल के लिखा था लिरिकल बैलेड। ये लिरिकल बैलेड जो था जॉइंट वर्क था सैमुअल टेलर कॉलरिज का और वह हमारे पोएट वर्ड्सवर्थ का, दोनों का। फिर 1800 में इसने सेकंड एडिशन लिखा खुद, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उसके बाद इसने उसके अंदर शामिल किया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और उसे कहा जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। सेवनटीन 1995 में ये मिला था कॉलरिज से और फिर अल्टीमेटली इन लोगों ने मिलके वर्क किया और 1798 में इन्होंने वर्क निकाल दिया मिलके। और ये तीनों, इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी सैमुअल टेलर कॉलरिज की, सिस्टर डॉर्थी की जो कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने मिलके काम किया और इन्होंने ये निकाला लिरिकल बैलेड और इसने रोमांटिक एज की बुनियाद रखी। 1798 में लिरिकल बैलेड लिखा और दूसरा जो सेकंड एडिशन है वो अकेला वर्ड्सवर्थ ने खुद लिखा फिर। और इसकी डेथ होती है 1850 में।
So let's discuss about literary criticism. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हमने इससे पहले डिस्कस किया लिटरेरी थीरीज़ को। क्या थीरीज़ को लिखने वाला कोई लिटरेचर का एक्सपर्ट है? अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन लिटरेचर, ही और शी विल राइट थीरीज़, or a person like sociologist, anthropologist, psychologist, or linguist, or like these social scientists, they also write. We've seen a lot of writers like Ronald Barthes. We studied about Michael Foucault. We studied about Jack Lacan. We studied about Jacques Derrida. So these were not men of literature. Some were archaeologists, some were painters, someone sociologists, psychologists, and linguists. Even Ferdinand de Saussure, he was a linguist and philosopher. So like these people, they also contributed in the work of literature, especially literature. They contributed. People used their theories and applied on their work in a way to appreciate their work. अपने वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने इनके अपने वर्क को एवेल्यूएट करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ किया। जब हम कोई वर्क लिखते हैं, जब हम किसी वर्क को एडमायर करना चाहते हैं या किसी पीस ऑफ जॉनरा को लिखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लिटरेचर को स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास टॉपिक है, सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं, एक होती है सर्च, एक होती है रिसर्च। ये है बड़ी साइंटिफिक चीज़ है, ये तो एक पढ़ी हुई चीज़ किसी की, उसको सर्च आउट करके आपने दे देना है, ठीक है। लेकिन रिसर्च का मतलब होता है कि आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन और सर्च किया है, उसके बाद आपने उसकी इंटरप्रिटेशन, आपने अपनी बात करनी है। इसकी किसी की हुई भू बता देना या फाइंड आउट करके बता देना, ये तो सर्च है। लेकिन रिसर्च इज़ अ क्वाइट क्रिएटिव प्रोसेस। हियर यू क्रिएट समथिंग न्यू, यू कम अप विद योर ओन थाट। आप अपनी थॉट के साथ आते हैं, उसको रिसर्च कहते हैं। तो सर्च इज़ वेरी सिंपल। सर्च तो सिंपल है, आप गूगल पे जाएं, सिंपली टाइप करें और उसको निकाल के लोगों के सामने रख दें। बट रिसर्च यू हैव टू क्रिएट योर ओन आइडियाज़। आपने अपने आइडियाज़ देने हैं। और जैसे थीसिस लिखा जाता है तो वो रिसर्च में, उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर उसके बाद हम रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम थीसिस लिखते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं उसका, ठीक है। फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, मतलब आपका कोई टॉपिक है, आप उस टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, मतलब आपने 2010 से लेकर 2020 तक जो लिटरेचर आपके टॉपिक से लिखा गया है, आपने उसका रिव्यू करना है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ बड़े काम की, जो पूरे थीसिस का बता रहा हूँ। एमफिल में ये अक्सर यूज़ होता है। अच्छा, फिर आप रिव्यू करते हैं, मतलब आपने स्टडी को रिव्यू करना है। 2010 से लेकर 2020 में जितने आर्टिकल लिखे गए हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपने उनका रिव्यू करना है। वो 50 हो सकते हैं, वो 200 हो सकता है, वो 300, वो 500, जितने भी आपने उनकी रिसर्च करनी है। उसको सॉर्ट आउट करके आपने उसको पढ़ना है और उसको बड़ा सिस्टमेटिकली आपने उसकी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी बनानी है। मतलब उसका लिटरेचर रिव्यू आपने लिखना है। किसी ने लिखा है, आपने उसकी शॉर्ट समरी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी बना के और फिर लिटरेचर रिव्यू में उनको दर्ज करना है। आपने वो दर्ज कर लिया, अब फिर आपने क्या करना है, उसका डाटा एनालिसिस